हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी मिश्रा और मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ ही साथ चैप्टर में यूज में आने वाले जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको बहुत ही डिटेल्स में करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और चैप्टर के एंड में एक एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आपको वो भी करवाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करें फिर। सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लेकर। देखो, इस चैप्टर में क्या होने वाला है ना, मैं आप लोगों को बेसिकली ग्राफ्स के बारे में बताने वाला हूँ, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे हम रियल लाइफ में आपकी जो क्लास 9th की मैथ्स है ना वो मेजरली इसी चीज़ पे फोकस कर रही है कि एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स सिखाई जाए आपको, जो आपको रियल लाइफ में यूज में आए और आपको समझ में आए कि जो भी आपने मैथ्स में सीखा है उसको आप अपनी रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग ग्राफ्स के बारे में तो बहुत पहले से ही क्लास 6 से आई थिंक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना? आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है, आपने मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राफ, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन सीख रखी है, जैसे बार ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, ये आप सबने सीख रखा है। इस चैप्टर में हम उन चीज़ों की और रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में सीखते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप लोगों के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो बैठकर कभी इसको आराम से पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम आ जाते हैं आपकी द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानने के लिए। देखो, आप सबने डायमेंशंस के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं तो मूवीज में भी सुना होगा। जैसे कभी हम मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 3D मूवी है ना? ऐसे ही टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन क्या होता है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उससे पहले हम डायमेंशंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक डॉट ड्रॉ करा, तो इस डॉट को जब मैं देखता हूँ तो क्या इसके अंदर कोई डायमेंशन है? डायमेंशन कैसे समझना कि हम उसको किस नजरिए से देख सकते हैं, क्या उसके अंदर चीजें एड अप होके हमें समझ में आती हैं। डॉट के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो ये होता है हमारा जीरो डायमेंशन। ये क्या होता है हमारा जीरो डायमेंशन। बट वहीं जब आपने क्लास 6 में नंबर लाइन सीखी होगी, तो नंबर लाइन में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम। उस लाइन की राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इसी लाइन पे जब आप ध्यान दोगे तो मैं क्या बता सकता हूँ कि ये वन डायमेंशन है। ये क्या है, एक डायमेंशन है। एक डायमेंशन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्या कर पा रहा हूँ, किसी चीज की लेंथ को या किसी एक डायरेक्शन को देख पा रहा हूँ कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो हो रहा है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ देखो, यहाँ ग्राफ में क्या है, एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है। ये मैं आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस होते हैं एंड आप ये सब बहुत पहले से ही जानते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस मिलकर क्या बना रहे हैं, टू डायमेंशन बना रहे हैं। मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक इस तरफ जा रही है चीज, एक इस तरफ जा रही है, एक ऊपर और एक नीचे। बेसिकली दो लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और डायमेंशंस को क्रिएट कर रही हैं। जब आप जियोमेट्री पढ़ोगे ना, आपने लास्ट ईयर भी जब ज्योमेट्री पढ़ी होगी जहाँ पर आपने लेंथ और विड्थ के बारे में सीखा होगा और आई होप कि आपने 3D शेप्स के बारे में भी सीखा होगा, तो वहाँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी शेप की क्या होती है। अगर 2D शेप की बात करें तो क्या होते हैं, उसमें एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, तभी तो उनको हम क्या बोलते हैं, 2D शेप्स। जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना, या ट्राइंगल हो गया, ये क्या है आपके टू डायमेंशनल शेप्स। क्यों? क्योंकि इनकी क्या होती है, लेंथ एंड विड्थ आप देख पाते हो। बट जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक फैक्टर और जुड़ जाता है जिसमें आपकी हाइट आ जाती है। लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट आ जाती है। तो जब आप 3 डायमेंशनल ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें क्या होती है, तीन चीजें होती हैं, ये आपकी लेंथ, ये आपकी विड्थ और ये आपकी हाइट। ठीक है, तो ये तो 2D और 3D के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सिंपली देखिए, जो हमारा एक्स और वाई प्लेन है जब ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। डेफिनेशन में देखोगे तो क्या लिखा है, नंबर लाइन विच इज वन डायमेंशनल। हमने बात कर ली, नंबर लाइन क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है। साथ ही साथ आगे क्या कह रहा है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस टू लाइंस एट राइट एंगल्स। हम जितने भी ग्राफ बनाते हैं वहां पे होता है क्या है,
दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये दोनों की दोनों क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब यही दोनों लाइन जब हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे ऐसे मान के चलो और वर्टिकली भी 90 डिग्री पे एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन प्लेन सिस्टम भी मिल जाता है। देखो हमें क्या कह रहा है, use two lines at right angles to each other to mark points in two dimensional space। जब हम क्या कर रहे हैं, दो लाइंस का यूज करके हम 2D प्लेन पर कुछ मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्लेन क्या होता है, प्लेन बेसिकली जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पेज मेरा प्लेन हो गया। यही चीज जब मैं क्या करूंगा, मान लो आगे एक चैप्टर के अंदर ना एक क्वेश्चन आएगा 1.1 में, जिसमें आप किसी एक पर्सन के कमरे को एज एन प्लेन यूज कर रहे हो, जहां पर आपने क्या कर रखा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिसकी हेल्प से आप उस कमरे को कैसे आप डिजाइन करोगे या उसमें कैसे चीजों को प्लेस करोगे वो सिखाया गया है। ठीक है, तो प्लेन कुछ भी हो सकता है, जहां पर आप उन दोनों लाइंस को यूज कर रहे हो किसी चीज के कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करने के लिए, वही आपका प्लेन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कोऑर्डिनेट क्या होता है। आप लोग गेम खेलते हो, जहां तक मुझे पता है बच्चों में आजकल गेम कौन सा फेमस है, पबजी। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, आप जब क्या करते हो उस गेम के अंदर किसी एनिमी की लोकेशन को मार्क करते हो कि देखो यहाँ पर है एनिमी, तो वो क्या बता रहे हो, आप उस पर्सन के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो कि उसकी लोकेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेशन को मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट इज बेसिकली लोकेशन किसकी, किसी भी चीज की। जब आप ग्राफ पे देखते हो, आपने पहले भी देखा होगा, कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हो। कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, लोकेशन किसी चीज की, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर मैंने एक पॉइंट मार्क करा, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करा, अब मुझे अगर इसकी लोकेशन बतानी है तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं दो एक्स और वाई लाइंस को यूज करूंगा लोकेशन बताने के लिए। या आप गूगल मैप्स यूज करते हो या आप अपने घर की लोकेशन किसी को बताते हो, तो आप क्या बोलते हो कि इस गली में है, इस घर के पास है, या कोई फेमस जगह बताते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, किसी चीज की कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक्स और वाई एक्सेस का यूज करते हैं रेफरेंस पॉइंट की तरह, कि भाई यहाँ से इतना दूर है और यहाँ से इतना दूर है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, और डिटेल में भी मैं नीचे आपको डेफिनेशंस के साथ समझाऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है, हमें क्या कह रहा है, द प्लेन इन विच द एक्सेस आर सिचुएटेड। एक्सेस कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर भी ये बनाए गए हैं, जिस भी प्लेन पर ये बनाए गए हैं। प्लेन आप लोगों को क्लियर हो गया, अभी मेरे लिए प्लेन क्या है, मेरा पेज। ठीक है, या टैब की जो स्क्रीन है वो मेरे लिए मेरा प्लेन है। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, जहां पर वो दोनों एक्सेस सिचुएटेड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, द एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करने की वजह से चार हिस्से बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब ये हमने बांट दिया चार क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4, ये चार क्वाड्रेंट बनते हैं। अब आगे ना क्वाड्रेंट्स पे जाने से पहले हम एक काम करते हैं, इनको पहले खुद से अच्छे से ड्रॉ करके समझ लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर पहले से ही आप लोगों के लिए एक रफली चीज़ों को ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखो हमने क्या सीखा अभी तक, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन क्या होता है। हमें डेफिनेशन में क्या बताया, जब कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या कर ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली। वर्टिकल लाइन कौन सी, वर्टिकल लाइन ये वाली। ठीक है, अब इनको हम बोलते क्या हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। जब आपने नंबर लाइन देखी थी, नंबर लाइन ड्रॉ करते टाइम आपने नोटिस करा होगा कि किसी भी लाइन पे ना क्या होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं। राइट साइड पे क्या देखा था हमने, पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड पे हमने क्या देखा था, नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी ऐसा ही होता है। पहली चीज, दोनों ने जहां पर इंटरसेक्ट करा इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम इसको, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है 0। अब यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो मैं ड्रॉ कर लूँ ये 1
ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, और जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। एक्स एक्सिस पे जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। सिमिलरली जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब इनको मार्किंग भी दी गई है। पहले हम क्या करते थे ना, दोनों को एक्स और एक्स लिखते थे, पर ध्यान देना जो पॉजिटिव साइड होती है उसको हम एक्स लिखेंगे, जो नेगेटिव साइड होती है उसको हम एक्स डैश लिखते हैं। सिमिलरली वाई एक्सेस पे जो पॉजिटिव साइड होती है उसको हम वाई लिखते हैं, और जो नेगेटिव साइड होती है उसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। इतना तो क्लियर है? ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अच्छा, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बोला था अभी। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी चीज की लोकेशन। कोऑर्डिनेट क्या होती है? किसी चीज की लोकेशन, कि वो चीज कहाँ पर है। अब कोऑर्डिनेट हम बताएं कैसे कि लोकेशन है कैसे, मतलब लोकेशन को हम लिख कर कैसे दिखाएं। तो हमेशा जब भी हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख के दिखाते हैं तो हम हमेशा पहले क्या करेंगे? पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद वाई वाले। तो कोऑर्डिनेट हमेशा पहले एक्स के और फिर वाई के लिखे जाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा या पॉइंट लगा रखा है, अब इसके कोऑर्डिनेट मैं कैसे बताऊंगा? कोऑर्डिनेट कैसे बताए जाएंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे कि पता कैसे करना है। देखो, हमें पता करना है कि x का कोऑर्डिनेट क्या है। x का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या हम x से उसकी दूरी देखेंगे या y से दूरी देखेंगे? हमेशा x के कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करने के लिए हम चेक करते हैं कि वो y से कितना दूर है। y वाली लाइन हमारी ये रही, ये हमारी y वाली लाइन है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है। हम देखते हैं y से ये कितना दूर है। y से 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, और ये चौथे ब्लॉक पर है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आया हमारा? 4। और 4 कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? x का कोऑर्डिनेट आ गया 4, कॉमा। y का कोऑर्डिनेट कैसे पता करूंगा? y के कोऑर्डिनेट के लिए मैं देखूंगा x से इस पॉइंट की कितनी दूरी है। तो x से मैंने देखा यहाँ से एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक। तो x से भी ये कितना दूर है? 4 पॉइंट्स, क्या है? 4 ब्लॉक्स की दूरी पर है। तो y पे इसका कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट को हमने कैसे लिखा? 4,4। पहले हमने बताया कि x से कितना दूर है, फिर हमने बताया y से कितना दूर है, और ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम y इक्वल्स टू x का कोऑर्डिनेट, और सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल्स टू y का कोऑर्डिनेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन पे दोनों जीरो पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x पे भी जीरो, y पे भी जीरो। एक एक बात और सुनते जाओ कि x एक्सिस पे, मान लो मैं बात कर रहा हूँ x एक्सिस, तो x एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। ठीक है। x एक्सिस पे अगर मैंने कोई पॉइंट मार्क करा, ठीक है, और मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप कैसे फिगर आउट करोगे? मान लो यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो आप कैसे बताओगे? देखो, हमने देखा कि अगर मुझे पहले x की वैल्यू लिखनी होती है तो x की वैल्यू क्या होती है कि y से वो कितना दूर है।
तो y तो ये वाली लाइन है, और y से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट्स दूर है। तो x का कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, 6। अब मैंने पूछा कि y पे क्या कोऑर्डिनेट आएगा इसका, तो y पे देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसकी x से दूरी कितनी है, क्या ये पॉइंट x से दूर है या x के ऊपर है। तो ये तो x के ऊपर है, मतलब x से तो ये दूर है ही नहीं, और जब दूर नहीं है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो इसलिए बोलते हैं कि x एक्सिस पे y इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा 0। सिमिलरली y एक्सिस पे x हमेशा क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि अपने ऑपोजिट वाले एक्सिस से इनकी डिस्टेंस 0 होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे, और y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो आप क्या करो, स्क्रीन को या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स की। मैंने सोचा था कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी यहीं पे बात करूंगा, बट कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चलता है कि x एक्सिस ने और y एक्सिस ने जहाँ पर इंटरसेक्शन करा है, तो इनके इंटरसेक्शन की वजह से क्या हो रहे हैं, इस ग्राफ पे 4 सेक्शन बन जा रहे हैं, या इस प्लेन पे 4 हिस्से बन जा रहे हैं। तो इन्हीं 4 पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये वाला होता है हमारा क्वाड्रेंट 1, ये Q2, ये वाला Q3, और ये वाला Q4, ठीक है। ये 4 हमारे क्वाड्रेंट बन जाते हैं। अब इन क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, आप देखोगे x एक्सिस इधर यहाँ पे पॉजिटिव है, x एक्सिस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और y एक्सिस भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेंट नंबर 1 में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आता है या कोई भी पॉइंट आता है, तो वो हमेशा क्या होगा, x एक्सिस पे भी पॉजिटिव साइड पर है, y एक्सिस पे भी पॉजिटिव साइड पर है, तो उसका x का कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा, y का कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में जितने भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो सभी हमेशा कैसे होते हैं, x एक्सिस पे भी प्लस और y एक्सिस पे भी प्लस, ठीक है। सिमिलरली जब हम क्वाड्रेंट नंबर 2 पे आए, तो हमेशा पहले हमें क्या देखना होता है, x देखना होता है। x हमेशा पहले देखेंगे। अब x एक्सिस तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और y एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा तो उसमें x की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगी, या x का कोऑर्डिनेट तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और y का हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे होते हैं, माइनस और प्लस में, ठीक है। आ जाते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 पे। क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या हो रहा है, हमें क्या देखना है, पहले हमें x देखना है, तो x तो नेगेटिव है। फिर y देखेंगे, y भी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। x और y दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आता है या कोई कोऑर्डिनेट फिगर आउट करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, x पर भी नेगेटिव, y पर भी नेगेटिव। लास्ट वाले क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। हमें क्या देखना है, x देखना है। x यहाँ पर पॉजिटिव है और y यहाँ पर नेगेटिव है। तो इसके अंदर कोई भी अगर कोऑर्डिनेट मैं मार्क करूँ तो वो हमेशा क्या आएगा, पहले x लिखेंगे तो x हमारा पॉजिटिव था और y हमारा नेगेटिव था, तो ये आएगा प्लस और माइनस, ठीक है। तो Q1 हमारा क्या बना, Q1 बना हमारा प्लस और प्लस, Q2 हमारा क्या बना, माइनस और प्लस, Q3 हमारा क्या बना, माइनस और माइनस, और Q4 हमारा क्या बना, प्लस और माइनस। अच्छा, ये हमारे लिए हेल्पफुल कहाँ पर होंगे, जब आपको क्वेश्चन के अंदर ना कोई कोऑर्डिनेट गिवन होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक कोऑर्डिनेट बताता हूँ मैं आपको। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा -4,3। अब आपको इमेजिन करना है, क्वेश्चन बोलेगा कि बिना ग्राफ को ड्रॉ करे या बिना प्लेन्स को ड्रॉ करे आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले x की वैल्यू लिखी होती है या पहले x के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। x हमारा नेगेटिव में है, मतलब कि किस हिस्से में बात चल रही है, बात चल रही है यहाँ पर कहीं, क्योंकि x तो इधर ही नेगेटिव होता है यहाँ पर, और यहाँ पर x नेगेटिव है। इधर की साइड पे तो x दोनों जगह, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। दूसरी चीज,
फिर आप क्या देखोगे, y देखोगे, y 3 है हमारा और y पॉजिटिव है। तो ऐसा कहाँ पर होता है, पॉजिटिव y कहाँ पर होगा, जब y ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वाड्रेंट नंबर 2। हमारा आंसर क्या आ गया, क्वाड्रेंट नंबर 2। ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। प्लॉट कर लें इसको, देखो -4 कहाँ पर है, तो -4 ये रहा, ठीक है, और 3 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये हमारा आ गया -4, 3। इसको ए नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, -4, 3। कौन से क्वाड्रेंट में आया है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो क्वाड्रेंट हमारी हेल्प करते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो कहाँ पर आएगा बिना ग्राफ को ड्रॉ करें, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट वाला सेक्शन खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम आगे, आता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर के अंदर ये फार्मूला आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। पर फार्मूला पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इस फार्मूला की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, और डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली है क्या। देखो, जनरली जब मैं आपसे पूछता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या है, किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की दूरी, यही होती है डिस्टेंस, है ना। ग्राफ पे मान लो मैंने एक पॉइंट प्लॉट करा, ये ए है, और एक मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया बी। मैंने बोला कि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस बताओ। तो आप आराम से बिना किसी दिक्कत के आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर हम क्या करते हैं ना, हम देख लेते हैं बीच में कितनी लाइंस का या कितनी यूनिट्स का गैप है, उसको काउंट कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ए से लेके बी तक कितने यूनिट्स का गैप है, 9 यूनिट्स का गैप है। तो आपने बताया कि सर ए और बी का डिस्टेंस क्या है बीच में, 9 यूनिट्स, ठीक है। यही बात करूं मैं, अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो भी आप इजीली मुझे इन दो पॉइंट्स, मान लो इनको हम सी और डी नाम दे देते हैं, आप मुझे बता सकते हो। कैसे बताओगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट्स का गैप है, सी से लेके डी तक 10 यूनिट्स का गैप है, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस कितना आ गया दोनों के बीच का, 10 यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स क्या हो सकती हैं, सेंटीमीटर हो सकती हैं, मिलीमीटर हो सकती हैं, किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब मैंने यहाँ पर पॉइंट एक प्लॉट करा m, और ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करा, ठीक है, इसको नाम देते हैं n। सवाल आता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, सर अब इसको काउंट कर लें, काउंट तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये एक पूरा ब्लॉक का डिस्टेंस नहीं है, ये डायगनली गया हुआ है। तो हम ब्लॉक्स को काउंट करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या m से लेके n तक का डिस्टेंस निकाल नहीं सकते। तो यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्टेंस फार्मूला की। अब फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। मान लो हमें a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट, ठीक है। सवाल आता है कि सर x2 x1 y2 y1 ये है क्या। जैसे मैंने बोला आपको, a और b के बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, x, y के फॉर्मेट में। यहाँ पर भी क्या होगा, x, y के फॉर्मेट में, है ना। कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे लिखे जाएंगे, बट x2 x1 y2 y1 क्या है, कैसे पता करेंगे। तो कभी भी डिस्टेंस निकालते टाइम आपके पास क्या होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है फाइनल पॉइंट। मान लो आप a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो a आपका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल देंगे, x1 और y1, और b आपका फाइनल पॉइंट है जहाँ पर आपका डिस्टेंस जाके, मतलब जहाँ पर आप जाके अपनी जर्नी खत्म कर रहे हो, तो इसको हम बोल देंगे x2 और y2। अभी क्लियर, ठीक है। तो ये आपके x1 y1 y2, सॉरी x1 y1 और x2 y2 हो गए, ये क्लियर है। अब हम थोड़ा सा ना इस फॉर्मूला को जैसे हमने लिख लिया है, हम a और b के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस निकाल के भी इसको सॉल्व करके देखते हैं। मुझे बताओ a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। a पे x का कोऑर्डिनेट है -5 और y का है 3। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, -5, 3। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे, b पे x का कोऑर्डिनेट है 4 और y का है 3। तो x का 4, y का 3। अब हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे,
ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर, पहले क्या है हमारे पास x2 है हमारा 4, ये क्या है हमारा x2 y2 x1 y1, जहाँ से शुरू कर रहे हो वो x1 y1, जहाँ एंड कर रहे हो वो x2 y2। तो x2 है हमारा 4 माइनस में x1 क्या है हमारा माइनस का 5, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y2 है 3 माइनस y1 क्या है 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। आगे देखो ए बी रूट अंडर, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 4 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 और इसका स्क्वायर अंडर द रूट। अब आगे क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, वापस रूट, यहाँ कर लेते हैं आगे सॉल्व। ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81 प्लस 0 का स्क्वायर क्या था 0, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 81 प्लस 0 कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर 81। अब इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो, वो स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट बोथ साइड होगा, वो हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर अभी कर ही देते हैं, एक काम करते देखो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 9 यूनिट्स, और हमने काउंट करके भी आंसर कितना निकाला था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स, ठीक है। तो इससे हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि चाहे हम फॉर्मूला से करें चाहे हम नॉर्मली काउंट करके करें तो हमारा आंसर फिर भी सेम आना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की क्या है, जब भी आप आंसर करोगे अपना तो आंसर के आगे हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 9 यूनिट्स, हर जगह आप ध्यान दे रहे होगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको यूनिट्स, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम यूनिट्स का यूज करते हैं कि भाई डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, सेंटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, तो आप हमेशा यूनिट्स को मेंशन करोगे, या नहीं लिखा है तो यूनिट्स को जरूर लिखोगे। आगे आ जाते हैं एक और फॉर्मूला पे, चैप्टर के अंदर हमारा एक और फॉर्मूला यूज में आता है जो हमारा बेसिकली क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये एक और फॉर्मूला होता है। ओरिजिन आप लोगों को पता ही है, ओरिजिन क्या है, जहां पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन तो पता है आपको ये रहा, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं 0,0। मैंने बोला कि ओ से लेके मान लेते हैं हमने यहाँ तक एक लाइन खींची, ठीक है, अब मैं रफली दो कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, या चलो इसके हिसाब से ले लेता हूँ, कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा x पे 6 y पे 5, इसको मैंने नाम दे दिया z, तो o और ओरिजिन को मैंने नाम दे दिया o, तो o और z के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला और सिंपल है, o और z के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बोथ अंडर द रूट। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट हमें पता है ओ इक्वल्स टू 0 था, हमें चाहिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की जरूरत नहीं है, हम सीधे देखेंगे z के कोऑर्डिनेट क्या थे, तो हमारे z के कोऑर्डिनेट है 6,5, यहाँ लिख लेते हैं z इक्वल्स टू क्या था हमारा 6,5, फॉर्मूला में पुट करेंगे ओ z इक्वल्स टू x क्या है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस y क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर बोथ अंडर द रूट। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 20 50 और 6 प्लस 5 11, तो हमारे पास दोनों का सम क्या आ जाएगा 61,
और क्योंकि 61 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो O और Z के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, √61 यूनिट्स। ध्यान रखना यूनिट्स हमेशा आपको लिखना है। तो ये दो फॉर्मूला थे जो आपके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। अब ना एक न्यू कॉन्सेप्ट है, या न्यू तो क्या बोलेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट ना आपका क्लास 10th में आता था, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है हमें, मिड पॉइंट को फिगर आउट करना है या मिड पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है। अब मिड पॉइंट किसका, एक लाइन सेगमेंट का। जैसे हमने यहाँ पर ए और बी ड्रॉ करा हुआ था, मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल अगेन लाइन है तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक्स को काउंट करोगे और उसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे और बता दोगे कि सर ये रहा इसका मिड पॉइंट। जैसे मान लो हमने क्या निकाला था, आई थिंक 9 यूनिट्स था ना ए और बी के बीच का डिस्टेंस 9 था, तो 9 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 4.5। तो इधर से मान लो हमने काउंट करा कि 1 2 3 4 और हाफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, पर सेम चीज आपको अगर इस लाइन की करनी है तो वहां पर आप क्या करोगे, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, फिर क्या करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को सॉल्व करके फिर आंसर को 2 से डिवाइड करने को, इस सभी को एलिमिनेट करके आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड करा देता है जिसमें आप वैल्यूज को पुट करोगे एंड आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो मिड पॉइंट आया है ए और बी का आपके पास, इसमें हमें इसमें भी एक्स के और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। अब देखो नीचे ना हम एक काम करते हैं, अलग से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए मिड पॉइंट को। मान लो ये था हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसको हमने नाम दे रखा था ए और बी। अब इसके बीच में कोई एक पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं एम। हमें पता है ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, बी के भी एक्स वाई, एम के भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई। पर डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन 2 से डिवाइड है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे x1 y1, x2 y2 और ये x और y। फॉर्मूला देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है। मान लो मिड पॉइंट निकालना है मुझे ए और बी का, तो मिड पॉइंट ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, और साथ में हम लिख देते हैं एक्स कॉम, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका मिड पॉइंट एम है ना, एक्स कॉमा वाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मान लो मुझे इस पूरे के पूरे, कई बार क्वेश्चन आपके पता है क्या, जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर आपको जस्ट सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है या जस्ट सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे के पूरे x और y दोनों भी निकालने हैं, दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में जहां सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप इस x की वैल्यू को, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इससे कंपेयर कर सकते हो, सिमिलरली y को इससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, और यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसे करके आप इंडिविजुअली भी x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, हम एक काम करते हैं ना, अब एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं इसी तरीके से। मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं हम 7,8। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को, मिड पॉइंट एम है हमारा, तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं एम एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 7 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 4 प्लस 8 बाई 2। सॉल्व करेंगे, एम एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 7 10 बाई 2 कॉमा 4 प्लस 8 12 बाई
अब ये कट जाएंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 वन ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो एम एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक्स के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 5 और वाई का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 6। हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 कॉमा 6। ठीक है, ये बहुत बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर और अच्छे भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट ना आपकी क्लास 10th में आया करता था, बट आपका अब ये 9th में ही दे दिया गया है। अब एक लास्ट और कॉन्सेप्ट रह गया इस चैप्टर का, जो कि है मिरर इमेज। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने पहले एक बार एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, या कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक्स, सॉरी, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया। ये हमारा सेंटर ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये सब माइनस में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में। आपने साइंस में मिरर इमेज के बारे में पढ़ा होगा, ध्यान देना यहाँ पर मैथ्स में कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। एक मैंने पॉइंट मान लो यहाँ पर मार्क कर लिया, इसको नाम दे देता हूँ मैं एम। मिरर के बारे में पढ़ ले तो एम नाम दे देते हैं। मान लो जो ये एक्स एक्सिस है ये आपका मिरर है, इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देते हैं। मान लो ये मिरर है आपका, ठीक है। आपने ध्यान से जब पढ़ा हो साइंस में तो आपको याद होगा कि मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट मिरर से रियल लाइफ में जितना दूर होता है, यानी कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है रियल में, मिरर के अंदर भी वो ऑब्जेक्ट उतना ही दूर दिखाई देता है। ठीक है, तो मान लो ये कोऑर्डिनेट जो हमने मार्क करा है ये कहाँ पर है, कितना दूर है यहाँ से मिरर से, 3 यूनिट्स की दूरी पर है। तो मिरर के अंदर भी जब ये बनेगा तो ये कितना दूर बनेगा, 3 यूनिट्स की दूरी पर बनेगा। तो 1 2 3 ये यहाँ पर बनेगा। मिरर अगर आपका कहाँ पर होता, मिरर अगर आपका वाई एक्सिस पे होता, ठीक है, यहाँ मिरर होता तो इमेज कहाँ बनती, अगेन यहाँ से कितना दूर है मिरर से, 1 2 3 यूनिट्स की दूरी पे, तो मिरर के अंदर में कितना दूर बनेगा, 1 2 3 यूनिट्स की दूरी पर बनेगा। सिमिलरली अब अगला मिरर अगर यहाँ पर होता एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे, तो आपकी इमेज कहाँ बनती, यहाँ पर भी 3 यूनिट्स की दूरी पे है तो अंदर भी कितना दूर होगा, 1 2 3 यूनिट्स दूर होगा। एंड लास्ट में मिरर अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ से कितना दूर है, 3 यूनिट्स, तो इधर भी 3 यूनिट्स की दूरी पर बनेगा। ये समझ में आया। अब मैं इनके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेता हूँ या आपसे पूछता हूँ। एम के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, 3 3। जब मैंने यहाँ से मिरर इमेज बनाई तो हम नीचे गए, तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे, एक्स पे क्या है 3 और वाई पे भी माइनस का 3। ठीक है, फिर हमने यहाँ मिरर रखा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -3 कॉमा -3। फिर हमने यहाँ पे मिरर रखा था तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे, -3 कॉमा 3। अब ध्यान दो क्योंकि क्वाड्रेंट में चेंज आ रहा है मिरर के एक्सेस पे रखे होने की वजह से, तो जो मिरर इमेज बन रही है उनके कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव या नेगेटिव में चेंज हो जा रहे हैं बेस्ड ऑन कि वो किस क्वाड्रेंट में अब लाए करने वाले हैं। ठीक है, तो मिरर की इमेज जिस क्वाड्रेंट में बन रही है तो कोऑर्डिनेट्स भी उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली अपने सिंबल्स को चेंज कर लेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर में यूज़ में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी फॉर्मूलाज थे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लास 9th में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो आपकी होने वाली है एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें मैं आप लोगों को इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिसमें हम कार्टेशियन प्लेन की रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी सीखेंगे। अगर आपके पास इस कॉन्सेप्ट वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।